हेलो क्लास, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जो है एलेक्स जेफरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1985 में उनके कुछ सहयोगी थे, उनको मिल करके उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का पता लगाया जिसमें ये पता चल जाए कि कोई भी व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है उनके माता पिता कौन है, इससे पहचानने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब किया जाने लगा भी है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से कोई भी अपराधी व्यक्ति है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। अब इसमें क्या होता था कि पहले लोग व्यक्तिगत रूप से पता लगाने के लिए हाथ के निशानों का प्रयोग या अंगुली के चिन्हों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज की टेक्निक में जो है यदि हमें पता लगाना है संबंधों का, यदि कौन माता पिता है किसका या संतान के कौन से माता पिता हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हम किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो इसके लिए जो आज के समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग चल रहा है, तो इसके कई चरण होते हैं कि किस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 5 स्टेप दिए हुए हैं, एक एक स्टेप में क्या क्या करते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसका भी डीएनए टेस्ट करना होता है उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके कुछ भी अंग के बारे में, या हमें उसका डीएनए लेना होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है या पॉइंट है वो होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए या डीएनए को पृथक करना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डीएनए को सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डीएनए को पृथक करना या अलग करना। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग से पहले हमें ये करना होता है कि जिस भी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करना होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाना होता है, तो उसका हमें क्या मिलना चाहिए, उसका या तो रुधिर हो या कोई बाल हो या नाखून हो या उसकी त्वचा का कोई भी अंग हो। तो उससे हम पहले क्या करते हैं, डीएनए पदार्थ को अलग कर लेते हैं, मतलब उससे निकाल लेते हैं। तो डीएनए को हमें क्या करना होता है, अलग कर लेना होता है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डीएनए में कहीं पे खंड होते हैं। मान लेते हैं कोई ये डीएनए है और उसमें क्या होता है, उस डीएनए में छोटे छोटे खंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रियोसोम। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रियोसोम बोलते हैं, पैलिंड्रोसोम बोलते हैं। अब पैलिंड्रोसोम क्या करते हैं, पैलिंड्रोसोम जो है इन छोटे छोटे डीएनए को खंड को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो है वो डीएनए के खंडों को अलग कर लेना होता है। अब सेकंड टर्म क्या होता है, इसमें हम अलग करके पता करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो है वो किस क्रम में रखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डीएनए को हमने पृथक कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, डीएनए को काटते हैं। डीएनए को काटने के लिए क्या करते हैं, किस तरीके से काम करता है ये डीएनए को काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो डीएनए की कैंची भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डीएनए की कैंची होती है। डीएनए को काटने के लिए जिस कैंची का प्रयोग करते हैं वो एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसकी सहायता से डीएनए को क्या करना होता है, काटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकेंड में क्या होता है, डीएनए के खंड को अलग कर लिया और अलग करने के बाद में डीएनए को काटना पड़ता है। तो डीएनए को क्या कर लिया, छोटे छोटे आकार में इसको खंड के रूप में इसको काट लिया और अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद में हमें क्या करना होता है, इनकी छोटी छोटी जो है श्रृंखलाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये श्रृंखलाएं इस फॉर्म में, मान लेते हैं कोई ये डीएनए है, इस फॉर्म में बन जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल जो है रिपीट होते रहते हैं। तो उस हम यहाँ पे क्या होता है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है कहीं कहीं स्थानों पे इनकी पुनरावृत्ति होती है। इन पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं, VNTRS। क्या बोलते हैं, VNTRS। और VNTRS का मतलब होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो एक स्टेप होता है
जो कि सेकेंड स्टेप में ही जब डीएनए के खंड कट जाते हैं और कटने के बाद में वो जो पुनरावृत्ति डीएनए खंडों की रिपीट होती रहती है, तो उसे हम कहते हैं VNTRS या बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो ये फुल फॉर्म है VNTRS का, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कौन सा जो है एंजाइम वो प्रतिबंधन न्यूक्लियो एंजाइम की तरह से काम करता है या डीएनए को काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अब हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, क्योंकि हमें यहाँ पे VNTRS तो मिल जाता है। VNTRS को अब क्या करते हैं, अब हमें थर्ड स्टेप पे क्या करना होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना होता है, या इसमें क्या करना, जेल वैद्युत कण संचालन करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, अब डीएनए खंड को एक एगोरॉस जेल होता है, ठीक है, क्या होता है, एगोरॉस, इसको क्या बोलते हैं, जेल एगोरॉस। जेल एगोरॉस एक जेल होता है, उसकी सहायता से इसमें क्या करते हैं, एक जिलेटिन की पतली पन्नी होती है और उसको रख करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसमें, डीएनए खंडों में, ठीक है। तो जेल वैद्युत कण संचालन का मतलब होता है कि एक लेयर होती है जिलेटिन की और एगोरॉस एक जेल होता है, उसकी सहायता से वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है और प्रवाहित करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोब प्राप्त होता है, क्या, एक प्रोब जैसे स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। और ये क्या करते हैं, जो डीएनए के खंड होते हैं जो कि हल्के खंड होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, और डीएनए के जो भारी कण होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो ये तो एक होता है कि एक प्रोसेस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसमें क्या क्या करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है, जो आपके छोटे खंड मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। उसमें कौन कौन से, एक तो एगोरॉस जेल होता है और दूसरा होता है आपका जिलेटिन पतली पट्टी होती है, उसकी सहायता से इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। अब हमें क्या मिल जाता है, प्रोब मिल जाता है। अब प्रोब को क्या करेंगे हम, प्रोब का VNTRS के साथ बढ़ने लगते हैं। अब ये हमें कण काहे से बंधने लगते हैं, VNTRS जो आपके पहले खंड के थे, अब ये आपस में क्या करेंगे, बाइंड हो जाते हैं और दोनों जो हैं वो यहाँ पे अपने साथ जो हैं अनुक्रम में जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के बाद में लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप में फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ से क्या है, बाइंड होके हमें डीएनए का कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है और यहाँ पे क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में मिला, तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप की ये खाका टाइप का मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो धारी टाइप की पतली पट्टी बन जाती हैं, एक वाइट होती है और एक ब्लैक होती हैं, दो तरीके की इसमें प्रोब मिलता है। और ये जो प्रोब है वो हमें एक्सरे फिल्म पे उतारना होता है, क्योंकि उसी से हम पता लगाते हैं कि किस टाइप का जो है फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हमें जो खाका है वो मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्म जो है एक एक्सरे पिक्चर की तरीके से उसको हम उसमें उतार लेना होता है, और एक्सरे फिल्म से इसको हम क्या करेंगे, उतारने के बाद हम इसमें देखते हैं कि दो तरीके की पट्टियाँ जो हैं हमें फिंगरप्रिंटिंग में क्या दिखाई देती हैं, एक तो नीली पट्टी और दूसरी काली पट्टी दिखाई देती हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन जो पीढ़ी है वो निकट संबंधी है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई भी संतान है वो अपना टेस्ट कराना चाहती है किसी भी माता पिता को लेकर के, तो वो यदि कुछ उससे समानता दिखाता है डीएनए, तो वो पता चलता है कि जो निकट संबंधी व्यक्ति है वो पुत्र है या उसके माता पिता है या नहीं है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक तो आप ये पैतृक लक्षणों का भी पता लगा सकते हैं, संतान अपने माता पिता का भी वहाँ से पता लगा सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। दूसरा होता है आपराधिक मामलों में भी, जो अपराधी व्यक्ति है तो उसने अपराध किया है या नहीं किया, उसकी सहायता से भी हम फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन से चरण होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, कि हम कैसे किस तरीके से इसमें पता लगाते हैं पैतृकता को निश्चित करने के लिए, और दूसरा होता है अपराधी का पता लगाने के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग यदि पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है, और दूसरा स्टेप होता है इसके क्या उपयोग होते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।